हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। हमने 11th क्लास में मोमेंटम की डेफिनेशन देखी हुई थी। मोमेंटम को हमने कैसे डिनोट किए थे? पी से डिनोट किए थे और पी इज इक्वल टू किसके बराबर रहता बोले थे हमने? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है हमारे पास लीनियर मोमेंट। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहता है? मास रहता है। और उसको अगर मोशन परफॉर्म करेगा, लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसके पास कौन सी स्पीड रहती है? लीनियर वेलोसिटी का रहती है उसके पास। तो लीनियर वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं हम? लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है, उसके पास कौन सा मोमेंटम रहता है? लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करने के बजाय, सपोज करो अगर वो रोटेट होता है, तो रोटेट होता है तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। लीनियर मोमेंटम के ही एनालॉगस हमारे पास दूसरी एक क्वांटिटी रहती है, उसको बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है हमारे पास एल बार इज इक्वल टू आर बार डिवाइडेड बाय पी बार। ये वेक्टर फॉर्म है क्योंकि हमारे पास आर कौन सी क्वांटिटी है? ये रहता है हमारे पास रेडियस वेक्टर, ये भी वेक्टर है। पी लीनियर मोमेंटम है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, वो भी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी। मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कौन सा रहता है? ये रहता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और इसी को हमें अगर डिफाइन करना है तो क्या लिख सकते हैं हम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ। देखो, एंगुलर मोमेंटम किसका किसका प्रोडक्ट है? एक है रेडियस वेक्टर और दूसरा क्या है? पी। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है ना? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने 11th क्लास में देखे थे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट है बोले तो उसका खुद का क्या रहेगा? मास। मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या रहेंगी? वेलोसिटी रहेगी। ये दोनों के प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं हम? लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम आता है, वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम के ही एनालॉगस हमारे पास रोटेशनल मोशन में कौन सी क्वांटिटी है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी है। और एंगुलर मोमेंटम किसको बोलेंगे हम? द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज करो हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, और बॉडी ये एक्सिस के अराउंड में क्या कर रही है? यहाँ पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे ये, और सपोज करो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ रहेगा। सपोज करो यहाँ पे एक हमने पार्टिकल कंसीडर, ये पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, उसी का हमें प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ। इसी को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखे हमने वेक्टर फॉर्म में? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी को अगर हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? पी आर साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा देखो, अगर 11th क्लास में देखे थे हमने, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहाँ पे क्या आता है? साइन थीटा आएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ पे क्या आता है? कॉस थीटा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में एल इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा। थीटा क्या रहेगा? यहाँ पे एंगल रहेगा हमारा। किसके किसके बीच में का एंगल रहेगा? एक रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और किसके बीच में का एंगल रहेगा? वो लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एल इज इक्वल टू पी क्या रहता बोले हमने? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एम वी आर साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम? एम वी आर साइन थीटा। और अगर साइन थीटा हमारा 90, थीटा अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल इज इक्वल टू एम वी आर। क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला। तो याद रखो, एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हमारे, एल इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा
और दूसरा फ़ॉर्मूला है L इज़ इक्वल टू mvr। ये दोनों भी फ़ॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, आगे डेरिवेशन में हमें लगने वाले हैं। उसके बाद यही अगर हमें एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखना है, इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? L इज़ इक्वल टू I ओमेगा। क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि हमें मालूम है V इज़ इक्वल टू हमने देखे थे, V इज़ इक्वल टू बराबर रहता है हमारे पास R ओमेगा। हमने क्या किए, ये VR के जगह पे क्या लिख दिए? ओमेगा। और उसके बाद मास है, तो मास को ही कैसे रिप्लेस करते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से। तो L इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ बता सकते हैं हम। हमने बोले लीनियर मोमेंटम P इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारा? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर रहता है। अगर इसी को हमें रोटेशनल मोशन के लिए लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी, इसी को हमें अगर रोटेशनल मोशन के लिए लिखना है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंट। मास बोले थे हमने लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। इनर्शिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मास से, m से। वैसे ही सेम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से। v लीनियर वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी कौन-सी रहती है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी रहती है, तो v को कैसे रिप्लेस करते हैं? ओमेगा से। तो L इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? I ओमेगा। ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है, ये तो हमने एंगुलर मोमेंटम देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन देखने से पहले हमें यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज़ करो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, कोई भी रैंडमली आप कैसे भी डायग्राम बना सकते हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट लिए, यहाँ पे बोले ये हमारा उस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये हमारा? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है? तो बॉडी क्या करने वाली है हमारी? रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म करेगी। कैपिटल M क्या रहेगा हमारे पास? ये जो हमने बॉडी कंसीडर की हुई है, उसका टोटल जो मास रहेगा वो कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे हम? कैपिटल M से। अब बोलेंगे हम ये जो बॉडी है हमारे पास ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई रहेंगी, ठीक है ना? सपोज़ करो यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा। सपोज़ करो फर्स्ट पार्टिकल है ये M1, सेकंड पार्टिकल M2, थर्ड पार्टिकल का मास कितना रहेगा? M3 रहेगा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो पार्टिकल रहेगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल है बोले, लास्ट nth पार्टिकल का जो मास रहेगा हमारे पास क्या कंसीडर करेंगे? उसके बाद क्या बताएँगे हम? ये जो भी मास रहेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहता है बोले हमने? r। फर्स्ट मास है, डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे हम? r1। सेकंड मास के लिए डिस्टेंस कंसीडर करेंगे r2। थर्ड मास के लिए डिस्टेंस कंसीडर करेंगे r3। nth वाला जो लास्ट है हमारे पास पार्टिकल, उसका जो मास हम कंसीडर करेंगे वो क्या है? mn। डिस्टेंस कितना रहेगा उसके पास? उसका रहेगा डिस्टेंस rn। उसके बाद ये जो बॉडी हम कंसीडर करने वाले हैं, ये बॉडी हमारी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगी ओमेगा से। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे और हम क्या बता सकते हैं, जब ये बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म करेंगी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी। बोले हमने कि ये जो बॉडी हमारे पास एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेंगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, वो पार्टिकल्स कौन-सा मोशन परफ़ॉर्म करेंगे यहाँ पे? यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म करेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे m1 पार्टिकल हमने कंसीडर किए, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेंगी वो कैसी रहेंगी? कैसे रहेंगी? ये रिप्रेज़ेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल। सेकंड मास हमारे पास m2, m2 के लिए जो सेकंड वेलोसिटी रहेंगी वो कौन-सी रहेंगी? v2। थर्ड मास m3 है, उसके लिए वेलोसिटी कौन-सी रहेंगी? v3 रहेगी। लास्ट वाला जो पार्टिकल कंसीडर करेंगे हम, nth पार्टिकल, उसकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो कौन-सी रहेंगी हमारे पास? vn रहेंगी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या कंसीडर किया हमने समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किए कि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी हमने कंसीडर की है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन परफ़ॉर्म कर रही है। टोटल रिजिड बॉडी का जो मास रहेगा हमने बोले कितना है? कैपिटल M है। और ये जो रिजिड बॉडी है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमने ये बोले, ये जो बॉडी कैपिटल M हमने कंसीडर की है, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई रहेंगी जिसका मास m1, m2, m3, mn रहने वाला। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस रहेगा मासेस m1, m2, m3 का वो कितना रहेगा? r1, r2, r3, rn रहेगा। उसके बाद बोले हमने कि ये बॉडी जो है हमारे पास ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने वाला है यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेंगी वो कितनी रहेंगी? अलग-अलग रहेंगी v1, v2, v
स्पिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक मास की वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मालूम करना है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला देखे थे हमने, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू किसके बराबर रहता हमारे पास, m इंटू वी के बराबर रहता। तो लीनियर मोमेंटम अगर हमें फर्स्ट पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है, क्या मिलेगा हमें, p1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 रहेगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए। इसी को आगे लिख सकते हैं हम m1 एज इट इज, v1 इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास, r1 r ओमेगा के बराबर रहता है। v इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है, r ओमेगा। तो v1 के जगह पे लिख सकते हैं हम v1 r1 ओमेगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो v1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो v1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, r1 ओमेगा। तो ये m1 एज इट इज v1 के जगह पे आ जाएगा r1 ओमेगा। ये फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हो गया। लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर रहेंगी, जो डायरेक्शन में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, वही डायरेक्शन रहेंगी हमारे पास लीनियर मोमेंटम की। अभी फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने लीनियर मोमेंटम तो मालूम कर दी। अगर इसी का हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है मास m1 के लिए, एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा हमें, L1 इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखे थे हमने, L इज इक्वल टू किसके बराबर रहता बोले थे हमने, पी आर के। L1 है तो ये हो जाएगा P1 R1 इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू किसके बराबर मिला हमें, M1 R1 ओमेगा। यहाँ पे लिखेंगे M1 R1 ओमेगा, और ये जो R1 है ये R1 रहेगा हमारे पास एज इट इज। L1 इज इक्वल टू M1 R1 मल्टीप्लाइड बाय R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर, और ये ओमेगा रहेगा एज इट इज। तो ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने कंसीडर किए। अब सेकंड पार्टिकल कंसीडर करेंगे हम जिसका मास m2 है, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा हमें, L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली ऐसे ही हम हर एक पार्टिकल के लिए कंसीडर करेंगे। तो लास्ट हमारे पास जो nth पार्टिकल है जिसका मास हमने mn कंसीडर किया हुआ है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा हमारे पास, Ln रहेगा। Ln इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे हम, mn Rn का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ध्यान से देखो, हर एक पार्टिकल के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, टोटल जो हमने रिजिड बॉडी कंसीडर की हुई है उसका एंगुलर मोमेंटम हमें मालूम करना है। उसका एंगुलर मोमेंटम हमें मालूम करना है तो क्या करेंगे हम, ये जितने भी एंगुलर मोमेंटम हमने मालूम किया एक मास के लिए, ये सबको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मालूम हो जाएगा। Therefore, the magnitude of angular momentum capital L is given by, सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, L1 plus L2 plus डॉट 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 Ln, L is equal to, L1 किसके बराबर है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 किसके बराबर है, L2 हमारा क्या आ जाएगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस Ln mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कुछ कॉमन निकलता है क्या? अब ध्यान से देखो, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा हर जगह है। इसको क्या करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे। तो L इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस mn Rn स्क्वायर, और ओमेगा आ जाएगा हमारे पास कॉमन ब्रैकेट के बाहर। तो आगे सॉल्व करेंगे हम, L इज़ इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, देखो हम m1 R1 m2 R2 इसी को कैसे लिख सकते हैं, हम इससे पहले भी देखे थे हमने समेशन i इज़ इक्वल टू 1 टू n mi Ri का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एज इट इज। उसके बाद क्या करेंगे हम, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi Ri स्क्वायर किसके बराबर रहता है हमारे पास, ये रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। तो लिखेंगे L इज इक्वल, ये आ जाएगा i, और ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा। ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है क्या रहता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल आई से। तो L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यही हमें प्रूफ करना था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट रहती है हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या रहती है, कै में मेजर करते हैं एंगुलर मोमेंट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और उसके जो डायमेंशंस है वो है m L2 T-1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 L2 T-1, ये उसके डायमेंशन, तो इसकी यूनिट और ये है डायमेंशन।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क देखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टॉर्क बोलते किसको हैं? देखो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए या उसकी पोजीशन चेंज कराना कराना है तो उसके ऊपर क्या एक्ट करते हैं हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद उसकी पोजीशन चेंज होती है और मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन वो मोशन कौन सा रहता है? लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन रहता है। लेकिन यहाँ पे सपोज़ करो एक हमने क्या किया डोर कंसीडर की, ठीक है? सपोज़ करो ये डोर है और ये डोर क्या रहता है यहाँ पे, एक एक्सिस के ऊपर फिक्स रहता है, ठीक है ना? और उसको 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 क्या करते हैं हम खोलने के लिए या डोर को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फ़ोर्स लगाते हैं। जब इसके ऊपर हम फ़ोर्स लगाते हैं, तो फ़ोर्स लगाने के बाद डोर हमारा जो है तो डायरेक्ट निकल के भाग जाता है क्या? नहीं, वो क्या होता है रोटेट होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या क्या बनता है एंगल बनता है ना? अगर फ़ोर्स लगाए हमने, फ़ोर्स लगाने के बाद जो है तो डोर हमारा निकल के भाग गया तो ये तो फ़ोर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डोर के ऊपर जब हम फ़ोर्स लगाते, तो फ़ोर्स लगाने के बाद डोर हमारा कुछ न कुछ एंगल से रोटेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको फ़ोर्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क में और फ़ोर्स में क्या फ़र्क है समझ में आ गया? फ़ोर्स किसको बोलेंगे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको अगर हमें लीनियर मोशन परफ़ॉर्म कराना है, उसकी पोज़ीशन चेंज कराना है, तो उसको उसके ऊपर क्या लगाते हैं फ़ोर्स लगाते हैं सिंपली। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं हम फ़ोर्स लगाते हैं और वो फ़ोर्स लगाने के बाद रोटेट होता है। वहाँ पे कुछ न कुछ क्या बनता है एंगल बनता है तो उसको हम फ़ोर्स नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं टॉर्क बोलेंगे। उसकी डेफ़िनेशन हमने 11th क्लास में देखी भी है। टॉर्क किसको बोलेंगे हम? टॉर्क इज़ द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फ़ोर्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और पाइवोट। ठीक है? तो टॉर्क किसको बोलेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फ़ोर्स लगाते हैं, तो वो फ़ोर्स लगाने के बाद क्या हो जाती है वो टर्न हो जाती है या वहाँ पे कुछ न कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। लेकिन कहाँ पे एंगल बनेगा? वो कोई भी फ़िक्स्ड एक्सिस के ऊपर। ये हमारी फ़ोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या हो जाएँगी, रोटेट हो जाएँगी। तो उसी को क्या बोलते हैं हम टॉर्क बोलेंगे और टॉर्क को कैसे डिनोट करेंगे हम टाउ से। जैसे हमने बोली इससे पहले भी, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो लीनियर मोशन परफ़ॉर्म करता है, तो वहाँ पे मोमेंटम कौन-सा रहता है? v। लीनियर मोशन परफ़ॉर्म करता है तो वेलोसिटी कौन-सी रहती है v। एंगुलर मोशन परफ़ॉर्म करता है तो मोमेंटम कौन-सा रहता है एंगुलर मोमेंटम। वेलोसिटी कौन-सी रहती है हमारे पास ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली लीनियर मोशन है तो वहाँ पे क्या रहता है फ़ोर्स रहता है और एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में फ़ोर्स के बजाय जो उसकी एनालॉगस क्वांटिटी है वो कौन-सी है हमारे पास टॉर्क। ठीक है? तो यहाँ पे हमें टॉर्क की डेरिवेशन सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द टॉर्क विथ एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर अ रिजिड बॉडी। ये आपके जो है तो एक्सरसाइज़ में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो है तो बहुत मर्तबा एग्ज़ाम में आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया? सबसे पहले एक रिजिड बॉडी कंसीडर की जिसका टोटल मास कितना है हमारे पास? कैपिटल M है। और ये जो रिजिड बॉडी हम कंसीडर करेंगे कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है और जो पार्टिकल्स है उसका मास कितना है हमारे पास 1 m 2 m 3 mn ये रिप्रेजेंट करेगा हर एक पार्टिकल का मास। उसके बाद हर एक मास है या हर एक पार्टिकल है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी रहेगा। m1 पार्टिकल है तो उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 रहेगा। m2 मास है तो उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 रहेगा। लास्ट वाला पार्टिकल nth पार्टिकल है तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या कंसीडर करेंगे हम Rn कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हमें क्या क्या बताना है कि हमारी ये जो बॉडी है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रोटेट हो रही है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ तो रोटेट होंगी वो लेकिन उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो चेंज होगा। जैसे इससे पहले के टॉपिक्स में हमने देखे हुए कि बॉडी यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट हो रही थी। जो हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है, वो क्या था? सेम था क्या यहाँ पे? सेम नहीं था, चेंज था। हर एक पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी चेंज था।
सिमिलरली यहाँ पे जो डेरिवेशन हम सॉल्व कर रहे हैं टॉर्क की, यहाँ पे हमने बोले कि जो बॉडी हमारे पास वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रोटेट होने वाली है। लेकिन उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा, वो लीनियर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? चेंज रहेगा हर एक पार्टिकल के लिए। इसीलिए देखो हमारे पास फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला क्या रहता है? फ़ोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। हमने बोले हर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होगा। एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो मतलब फ़ोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ोर्स की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? चेंज। तो हर एक पार्टिकल का जो फ़ोर्स है वो कैसा रहने वाला है? डिफरेंट रहने वाला है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं, सपोज़ करो पार्टिकल m1 है, उसका जो एक्सेलरेशन है, a इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा हमारे पास r1 अल्फ़ा के। जैसे v इज़ इक्वल टू क्या किसके बराबर रहता है हमारे पास r ओमेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? r अल्फ़ा। यहाँ पे v क्या रिप्रेज़ेंट करता है? v इज़ इक्वल टू क्या है? लीनियर वेलोसिटी रहता है। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे a क्या रहेगा हमारे पास? लीनियर एक्सेलरेशन r एज़ इट इज़। अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो a इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? r1 अल्फा। a1 इज़ इक्वल टू r1 अल्फा। अब सिमिलरली हमें सेकंड मास के लिए बताना है तो क्या बता सकते हैं हम? a2 इज़ इक्वल टू r1 सॉरी r2 अल्फा। सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए बताना है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें? an इज़ इक्वल टू rn अल्फा। अब फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर कितनी फ़ोर्स एक्ट हो रही है ये मालूम करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है हमारे पास m1 तो उसके लिए फ़ोर्स क्या मिलेंगे हमें? F1 इज़ फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? a1 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? m1 एज़ इट इज़। एक्सेलरेशन a1 कितना है हमारे पास? r1 अल्फा तो यहाँ पे लिखेंगे हम r1 अल्फा। सिमिलरली अगर ये तो हमने फ़ोर्स मालूम कर दिए पार्टिकल जिसका मास m1 है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे टॉर्क मालूम करना है फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो टाउ 1 इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? टाउ 1 इज़ इक्वल टू टाउ का फ़ॉर्मूला अब देखो 11th क्लास में हमने टॉर्क का फ़ॉर्मूला देखे थे। टाउ इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता? r क्रॉस f के बराबर रहता। टॉर्क कौन-सी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। इसी को अगर हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है टॉर्क टाउ इज़ इक्वल टू एफ आर साइन थीटा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए यहाँ पे क्या आता है साइन थीटा आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फ़ोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो एंगल कितना है 90 डिग्री है। साइन 90 इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास 1 के। तो टाउ इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम सिंपली एफ आर साइन 90 कितना हो जाएगा 1 तो ये टॉर्क का फ़ॉर्मूला है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमें टॉर्क मालूम करना है उसके ऊपर कितना एक्ट हो रहा है तो टाउ इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा टाउ 1 इज़ इक्वल टू मिलेगा हमें एफ आर फर्स्ट पार्टिकल है इसीलिए F1 R1 फ़ोर्स मालूम करें हमने F1 कितना है हमारे पास F1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर है M1 R1 अल्फा R1 एज़ इट इज़ R1 क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा तो टाउ 1 इज़ इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा। ये किसके लिए मालूम करें हमने फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास M1 कंसीडर किए थे हमने। सिमिलरली अगर हमें सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है सेकंड पार्टिकल के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या मिलेगा हमें टाउ 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली अगर हमें nth पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या मिलेंगे हमें टाउ n इज इक्वल टू एम एन आर एन का स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा। अब देखो यहाँ पे हमने हर एक पार्टिकल के लिए टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है वो मालूम कर दिया लेकिन हमें क्या करना था टोटल बॉडी के लिए टॉर्क मालूम करना है तो ये जितने भी टॉर्क हमने मालूम किए सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ एन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 कितना है हमारे M1 R1 M1 R1 स्क्वायर अल्फा तो ये आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस सेकेंड क्या है हमारे पास M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस nth पार्टिकल के लिए हमारे पास टॉर्क कितना है टाउ n किसके बराबर है mn
आर एन स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कुछ कॉमन निकलता है क्या देखो यहाँ पे अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं हर एक में सेम अल्फ़ा दिया हुआ है तो अल्फ़ा को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर और क्या किया यहाँ पे हमने अल्फ़ा को कॉमन निकाला। उसके बाद ध्यान से देखो इसको क्या कर सकते हैं हम टाउ इज़ इक्वल टू समेशन के फॉर्म में लिखेंगे I इज़ इक्वल टू 1 टू N MI RI स्क्वायर इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में और ये अल्फ़ा हमारा आ गया ब्रैकेट के बाहर। ये जो टर्म है हमारे पास समेशन I इज़ इक्वल टू 1 टू I RI स्क्वायर ये क्या रहता है हमारे मोमेंट ऑफ या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? कैसे डिनोट करते हैं हम उसको कैपिटल I से। तो टाउ इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें I मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा। यही इक्वेशन हमें फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर दी। अब यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम? अब देखो यहाँ पे लीनियर मोशन में हमने बोले थे फोर्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यही हमें रोटेशनल मोशन के लिए बताना है, तो फोर्स की एनालॉगस क्वांटिटी क्या है हमारे पास? टॉर्क है, टाउ इज़ इक्वल टू लीनियर मोशन में इनर्शिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? m से, लेकिन एंगुलर या रोटेशनल मोशन में इनर्शिया रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसको। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन रहता है हमारे पास ए, रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है हमारे पास? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बात ध्यान में रखना है। F इज़ इक्वल टू ma लीनियर मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए टाउ इज़ इक्वल टू I अल्फा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट का प्रिंसिपल देखेंगे हम सबसे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है देखो, एंगुलर मोमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमें समझना है कि हम आइसोलेटेड सिस्टम किसी बोलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहती है तो उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी दूसरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम बोले। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन द absence ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अगर कोई भी हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, वहाँ का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डेरिवेशन सॉल्व करना है इसकी। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है बोले थे हमने? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रहता है हमारा आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम एल, आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पी क्या है यहाँ पे? लीनियर मोमेंटम। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन हमें हमने मैथमेटिक्स में देखा हुआ है, या नहीं भी देखा होगा तो अब यहाँ पे पढ़ लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करना है हमें किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, मतलब डेरिवेटिव लेंगे इसका। ये डी एल बार डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय डी टी ब्रैकेट में आ जाएगा आर कॉस। अब यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव लेना है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डी एल डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल आर क्रॉस पी है यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म है, इसको एज इट इज लिखेंगे हम आर क्रॉस।
डी बाई डी टी किसके साथ लेंगे? पी के साथ। डेरिवेटिव लेंगे हम पी का। आ गया समझ में? प्लस यहाँ क्या किया हमने फर्स्ट एज़ इट इज़ रखे, डेरिवेटिव लिया हमने सेकंड का। अब क्या करेंगे? सेकंड को एज़ इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम? फर्स्ट का लेंगे। इसी को अच्छे से लिखता हूँ मैं, डी आर बार डिवाइडेड बाय, आ गया समझ में? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर। मतलब ये है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या रहता है हमारा? वेलोसिटी रहता है। मतलब ये कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा हमारे? वेलोसिटी। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर रहता है हमारे पास? फोर्स के बराबर रहता है, तो dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे एफ बार। तो इक्वेशन क्या मिलेंगी हमें? dl बार डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल, आर बार रहेगा एज इट इज, क्रॉस लेंगे, dp डिवाइडेड बाय dt किसके बराबर रहता है हमारे पास? फोर्स के बराबर, प्लस p। p क्या रहता है हमारे पास? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू किसके बराबर रहता है? मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर रहता है। यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, दैट इज डी आर डिवाइडेड बाई डी टी किसके बराबर रहता है हमारा? वी के बराबर रहता है, वी बार आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ ध्यान देना है, वी क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम उसी के साथ। तो ये बात हमने 11th क्लास में देखा हुआ है कि कोई भी वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसी के साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? ज़ीरो। मतलब वी क्रॉस वी इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो मिलेगा। एम मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो बोले तो क्या मिलेगा? ज़ीरो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? डी एल डिवाइडेड बाय डी टी इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या रहता है? हमने टॉर्क का फॉर्मूला देखे थे अभी। टॉर्क टाउ इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास? आर क्रॉस एफ के बराबर रहता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा डी एल बार डिवाइडेड बाय डी टी इज़ इक्वल टाउ बार। अगर हम यहाँ पे ये करें कि एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर यहाँ पे हम कंसीडर किए कि वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, टाउ इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो डी एल बार डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? ज़ीरो। टॉर्क अगर ज़ीरो कंसीडर करेंगे तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ज़ीरो। डी एल बाई डी टी बोले तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? चेंज इन एंगुलर मोमेंट। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना आया? ज़ीरो। मतलब यहाँ पे कोई भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा? कांस्टेंट है। मतलब ये कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसी को लिख सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा हमारा? कंजर्व। मतलब ये है कि एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व।